लाल पान की बेगम। फणीश्वरनाथ रेणु। लाल पान की बेगम। फणीश्वरनाथ रेणु। रोमैन। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी, दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाची लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूदफांद कर रहा था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी, पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ। बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पघिया न हो तब न, फुआ। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की मां ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही है। आहा, आए आए, हर्रर, आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की मां की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की मां को। 4 मन पाठ, जूत का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गलीगली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है, बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की मां ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होंठों को एक और मोड़कर ऐठती हुई बोली निकाली, अरे हा हा हा। बिरजू की मैं, या के आगे नाथ और पीछे पघिया ना हो, तब ना आ। जंगी की पुतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ। सरबे सितलरमिटी, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोनाबंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता। फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पघिया झूलती। जंगी की पुतोहू मुहजोर है। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए, गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दाथी चोर है, सीड़ किलासी है। उसका कसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत। इसीलिए हमेशा सिंह घुमाती फिरती है जंगी की पुतोहू। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पुतोहू की गलाखोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरी चंपिया आया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूं। दिन दिन बेचाल होती जाती है, गांव में तो अब थिएटर बायस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हरजाई। अरी चंपिया आया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दिदिया, चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। भगभग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंतपंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी।
बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलंढाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाकवाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। जलो, जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है ए? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है एने एने। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती की नानी। एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं, जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू के मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती, जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई, देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूं पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, मां ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो, 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, मां से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें। मलदहिया टोली के मियांजान की गाड़ी लाने जा रहा हूं। सुनते ही बिरजू की मां का चेहरा उतर गया। लगा, छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियांजान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दिदिया, मिलिट्री टोपी। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया, मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूं राकस तुझे। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को। खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर। मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर। सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सु। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़नजहाज पर चढ़कर नाच देख आए।
मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई। मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दिदिया, नाच में उड़नझाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रखकर चुक्की मिक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है। सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो, जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ओह, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पित्तर की मानमनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थीं, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की मां। बिरजू की मां के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती। चोरीचमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है, बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहां। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। अब बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की मां को मौसी कह के पुकारा, यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहां आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा, चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ठिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की मां दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की मां, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की मां खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जो रुजमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है। चढ़ता ही जाता है। बिरजू की मां का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा सौख मौज दिया है उसके मर्द ने? कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहां। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहां से लेकर बाहर ही बाहर बैलहट्टा चले गए। बिरजू की मां को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से।
बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की मां इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुशाले का सपना, कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान, दाढ़ीजार भी। 2 बच्चों की मां होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अघनी। लोगों की बिकदीट से बचे, तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूं। चुप, बिरजू की मां ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है न? हूं। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया, बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा, हा। आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की मां ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे, चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच। लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले, धान की पंचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोंपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की मां उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोमरोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचसीस टट्टी में खोंस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूं, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेमधर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे, इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन हैं यह लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है न दिदिया,
बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की मां, जाने का ठीक ठिकाना नहीं। और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे, टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की मां के होंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी न? चंपी, जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथपघिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की मां ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथपघिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। अजाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ काखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहां सुलगा जाती। बिरजू की मां ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाजदाना वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहां तंबाकू रख जाती हूं। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की मां ने। और एक वह है सहुआइन। राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की मां चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की मां हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की मां ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें, बिरजू की मां तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के मां ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उहू, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की मां ने असली रुपा का मंगटिक्का पहना है आज, पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की मां की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हांकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं-चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़नजहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की मां ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्नरोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं,
पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरी ट्यूशन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की मां ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है। बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी, गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकीकड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला, लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की मां को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी, कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मां की ओर बढ़ाई। बिरजू की मां को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं। खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। अब बिरजू की मां के माथे के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहां भूल जाओगी, बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखास कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी मां की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की मां ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की मां बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की मां ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की मां के मन में अब और कोई लालसा नहीं। उसे नींद आ रही है। यह कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित है। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्राइम स्टोरी के लिए प्लेलिस्ट में जाएं।